वेलकम बैक बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों ने न्यू ईयर को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी को हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी एंड फाइनली आज यानी 3 जनवरी से फिर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आप सभी लोगों के लिए चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो उस चैप्टर को जरूर आप लोग पिछले वीडियोस की हेल्प से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए करवाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। तो पिछले क्वेश्चंस को आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिए। आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपका, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट में या किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9369937331 पर मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है बहुपद। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है चर राशि, यानी चर संख्याएं किसे कहते हैं, अचर राशि क्या होती है, व्यंजक क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं और पद किन्हें कहते हैं, गुणांक क्या होते हैं और घात क्या होती है। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं पता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को बस कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है चर राशियां। चर राशि क्या होती है? वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम कहते हैं चर राशि। जिसका मान निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x। आप देखे होंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कभी x की वैल्यू 1 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 2 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 3 आ जाती है, कभी 4 आ जाती है, कभी 5/2 आ जाती है, कभी 0 आ जाती है। यानी आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे सब में x की वैल्यूज चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। यानी हम कह सकते हैं जो x का मान होता है वो निश्चित नहीं होता है। जो x की वैल्यू होती है, जो x का मान होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जो बदलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है। जैसे y भी आप देखोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो x, y, p, q, r जो भी हम लोग मानते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? बदलती रहती है। किसी भी क्वेश्चन में y का मान आ जाएगा 2, किसी में आ जाएगा 10, किसी में आ जाएगा 0, किसी में आ जाएगा 5। यानी आप देखोगे जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे ना लगभग सब में x और y के मान जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ऐसे राशियों को हम क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा अचर राशियां। अचर राशियां क्या होती हैं? अचर राशि क्या होती है? वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है। वह राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। और चर राशि को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर राशि को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। तो अचर राशि क्या होती है? जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे आपने लिखा 5, तो जो 5 है ये तो फिक्स है, 5 की वैल्यू हर जगह 5 ही होगी। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2, 7, 10, तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो इनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गई? ये अचर राशि हो गई। ठीक है। जैसे पाई, तो पाई की वैल्यू भी क्या है? फिक्स है। तो पाई क्या है? एक अचर राशि है।
और आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता है जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जी की जो वैल्यू है ये भी क्या है फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि जी की जो वैल्यू है 9.8 वो चेंज होगी। तो जी भी क्या है एक अचर राशि है, ठीक है। यानी वह राशियां जिनका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि जिसका मान निश्चित नहीं होता यानी जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होता है यानी नहीं बदलता है उसे हम अचर राशि कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको चर और अचर दोनों समझ में आ गया होगा। आज का हमारा थर्ड पॉइंट है व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं, अभी आपने समझा चर और अचर राशि किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, चर और अचर राशि से हम लोग क्या बनाते हैं, व्यंजक बनाते हैं। यानी चर और अचर राशि के योग से हम क्या बनाते हैं, व्यंजक बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा एक x हो गया और +2 हो गया, ये क्या है, यह एक व्यंजक है। यानी इसमें हमने क्या किया, एक चर राशि लिया है और एक अचर राशि लिया है और इनके बीच में जब आप देखोगे तो आपको एक चिन्ह मिलेगा, एक साइन मिलेगा, वो है प्लस का, जिसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी या तो चर अचर राशियों के साथ या तो आप प्लस करो या माइनस करो, गुणा भाग, कोई भी साइन यूज करिए। तो इस प्रकार ये जो बीजीय संयोग है यानी जो चर और अचर राशि से ये जो मिलके बना है इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 + y, तो ये क्या है, एक व्यंजक है। मैंने यहाँ पे लिखा 2x², ये क्या है, व्यंजक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 2z + 3, ये क्या है, व्यंजक है। कैसे, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये एक अचर राशि है, z क्या है, एक चर राशि है, 3 क्या है, ये भी एक अचर राशि है और इसके बीच में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस का साइन मिलेगा। तो इन सभी के संयोग से आपके सामने जो पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक व्यंजक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 5x, ठीक है। तो ये क्या है, ये व्यंजक है या नहीं, तो ये भी क्या है, यह भी एक व्यंजक है, क्योंकि इसमें आप देखो क्या है, एक अचर राशि है 5 और इसके साथ कौन है, एक चर राशि भी है। यानी यह एक क्या है, व्यंजक है। और आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आज से याद रखिएगा, अगर एक चर और एक अचर राशि के बीच में आपको कोई भी चिन्ह यानी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो आप क्या कहोगे, उनके बीच में किसका साइन है, गुणे का। यानी हम इसे 5x को 5 × x कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पे लिखा 6y, तो यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे कि 6 और y, 6 आपका क्या है, एक अचर पद है, y क्या है, एक चर पद है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इनके बीच में गुणे का साइन है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, व्यंजक क्या होता है, व्यंजक चर राशि और अचर राशि को जब हम लोग मिलाते हैं और उनके साथ में क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। यानी प्लस माइनस ऐड, यानी ऐड तो प्लस को ही बोलते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन चारों साइन को जब हम लोग यूज करते हैं चर और अचर राशियों के साथ तो जो इनका योग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है समीकरण। तो बच्चों समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, अभी आपने समझा कि व्यंजक किसे कहते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजक होते हैं इसकी जो घात होती है वह एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जो व्यंजक होता है उसकी घात क्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि मैंने लिखा x पावर 1/2, ठीक है, और मैंने लिखा जैसे xy रूट में लिख दिया, तो ये क्या है, xy। अब इनकी जब आप पावर करोगे तो क्या हो जाएगा, xy पावर हाफ।
ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, अगर किसी नंबर पे रूट लगा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी पावर यानी उसके घात के रूप में 1/2 चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो व्यंजक होता है उसकी पावर क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद समीकरण क्या होता है, देखिए अभी आपने व्यंजक पढ़ा ना, इसके बाद अगर इन्हीं व्यंजक में हम लोग बराबर का साइन यूज कर देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + y, ये अभी क्या है, अभी यह व्यंजक है। अब मैंने इसकी इक्वल किया और यहाँ पे लगा दिया 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यह एक अब समीकरण बन गया। बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5x मैंने अभी आपको क्या बताया, यह एक व्यंजक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 0, तो ये क्या हो गया, यह एक समीकरण बन गया। ठीक है, और भी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं व्यंजक के, तो इन्हीं व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे, जब इनके इक्वल में कुछ भी आप लगा दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी समीकरण क्या होते हैं, अगर इन्हीं व्यंजनों के साथ आप बराबर का साइन यूज कर लीजिए, इक्वल का साइन यूज कर लेंगे, तो उसे आप क्या बोलोगे, समीकरण बोलोगे। आई होप आपको व्यंजक और समीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्यंजक क्या होते हैं, जिनमें चर राशियां और अचर राशियों के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन यूज किए जाते हैं, उन्हें हम व्यंजक कहते हैं। और इन्हीं व्यंजनों के साथ अगर हम लोग इक्वल का साइन यूज कर लें तो हम इसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद। अभी हम लोगों ने चर राशि के बारे में पढ़ा, अचर राशियों के बारे में पढ़ा, व्यंजक क्या होते हैं इनको जाना, और इसके बाद हम लोगों ने समीकरण के बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद हमारे चैप्टर के भी नाम है, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में आपके जरूर पूछा जाएगा। बहुपद किसे कहते हैं, अभी आप लोगों को मैंने बताया, आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है 2x + 3, ये क्या है, यह एक व्यंजक है। क्यों, क्योंकि इसमें चर राशियां, अचर राशियां और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया गया है, और इनके संयोग से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अगर इसी के साथ हम क्या लगा दें, 0, यानी इक्वल का साइन लगा दे, 0 नहीं, जरूरी नहीं है कि 0 ही लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर इसी व्यंजक के साथ आप इक्वल का साइन यूज करते हो तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। अब इसके बाद अगर इनकी पावर, जो चर राशि की पावर है, वो अगर कोई भी पूर्ण संख्या होती है तो हम कहते हैं कि यह एक बहुपद है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर जो अचर राशि है, सॉरी, जो चर राशि है यानी जो x का मान है वह एक पूर्ण संख्या है, तो हम क्या कहेंगे कि यह एक बहुपद है। जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, डैश 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 डैश। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले चैप्टर में हमने आपको सभी संख्याओं के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। 4x² + 5x + 3 = 0, ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसकी पावर आप देखो, जो आपकी चर राशि है उसकी पावर देखो, इसकी पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसे क्या कहेंगे, यह एक बहुपद है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा है पे 3x² + 4, ये बहुपद है कि नहीं, तो इसे अभी आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, इसकी पावर पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा x⁴ 1/2, ये क्या बहुपद है, तो आप बोलोगे नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, 1/2, और मैंने अभी आपको बताया जो बहुपद होते हैं उसकी पावर क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये एक बहुपद नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसे व्यंजक जरूर कह सकते हो, इसे आप व्यंजक जरूर कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यंजक होती हैं उनकी जो घात होती है
उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी जो घात होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पद। पद किसे कहते हैं? यहां पे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पद। पद क्या होता है? मैंने यहां पे लिखा 5x + 4x + 3। तो देखिए पद यानी आप कह सकते हो पद का मतलब होता है टुकड़ा। अब देखो यहां पे आप देखो इसके कितने टुकड़े हैं, आपके सामने यह एक बहुपद दिख रहा है, इसके देखो कितने टुकड़े हैं, 1 2 3। तो ये कितने इसके पद हो गए? 3 पद हो गए। तो इसको आप ध्यान से देखो इसके कितने टुकड़े हैं, 1 2 3। मैंने यहां पे लिखा 2x - 3, इसके कितने टुकड़े हैं, 1 2। तो इसके कितने पद हैं, 2 पद हो गए। इन्हें हम क्या कहते हैं, पद। ठीक है, एक तरह से ये क्या है, टुकड़े हैं। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे? इनके बीच में क्या होंगे, या तो प्लस के साइन होंगे या तो माइनस के साइन होंगे। क्या होंगे, या तो प्लस के साइन होंगे या तो माइनस के साइन होंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x² - 4x + 6। तो यहां पे आप देखो इसके कितने टुकड़े हैं, यानी प्लस और माइनस चिन्ह आप देखो, जहां से प्लस और माइनस चिन्ह आपको दिख जाएंगे वहां पे उनके टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस दिखा, इसका मतलब एक टुकड़ा ये रहा, एक पद ये हो गया, दूसरा टुकड़ा हमको यहाँ पर दिखेगा क्योंकि ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, तो यहाँ से एक पद अलग हो गया, यानी एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये रहा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। यानी प्लस माइनस जहां भी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वहां पर इसका टुकड़ा हो गया है, यानी ये अलग भाग है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुणांक। अच्छा, पद के आधार पर हम इसे 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट है एक पदी, इसके बाद है द्विपदी, इसके बाद है त्रिपदी। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या है। अगर किसी भी बहुपद में एक पद है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 2x 5x 6x²। तो ये सब आप देख रहे होगे, क्या यहाँ पे आपको प्लस या माइनस दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिख रहे हैं, 2x में आपको प्लस या माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इसके कोई भी टुकड़े नहीं है, और जब टुकड़ा नहीं है तो ये अकेला है, इसका मतलब यह एक पदी है। इसके बाद आप यहाँ देखो ये क्या लिखा है, 5x। क्या 5x में आपको प्लस या माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसके भी टुकड़े नहीं हुए हैं और ये अकेला है, इसका मतलब यह एक पदी है। इसको ध्यान से देखो आप, 6x², क्या इसके साथ आपको प्लस या माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसके भी कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। अगर आपको प्लस या माइनस दिखता है तब आप समझोगे कि इसके टुकड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है तो इसके टुकड़े नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, एक पद है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है द्विपदी। नाम से पता चल रहा है द्विपदी, यानी जिसमें 2 पद हो, जैसे 3x + 5, 6x - 3, 4x - z। इसको ध्यान से आप देखो, यहां पे देखो एक प्लस हमें दिख गया, और मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे ही आपको प्लस दिखेगा आप क्या कहोगे कि भाई साहब इसके टुकड़े हुए हैं, यानी यह एक क्या होगा, द्विपदी है। एक पद आपका ये हो गया 3x और दूसरा पद क्या हो गया 5। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 6x - 3। जब हमने इसको देखा तो इसके बीच में भी हमें एक माइनस का साइन दिख रहा है, और जैसे ही माइनस या प्लस हमें दिखेगा हम समझ जाएंगे कि भाई साहब इसका टुकड़ा हुआ है। तो इसके कितने टुकड़े हुए, 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा थर्ड वाला, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में फिर से मुझे माइनस दिख गया, और जैसे ही माइनस दिखा हम समझ गए कि भाई ये इसके टुकड़े हुए हैं। इसका मतलब ये भी एक पदी और ये रहा दूसरा, यानी द्विपदी है। तो ये हो गया द्विपदी। अब नेक्स्ट है हमारा त्रिपदी। त्रिपदी क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 3x²
प्लस 4x माइनस 3, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस y प्लस z। अब यहाँ पे आप देखो आपको कितने प्लस माइनस दिख रहे हैं। जब हमने इसको देखा तो एक प्लस यहाँ दिखा, इसका मतलब ये अलग टुकड़ा हो गया। जैसे ही प्लस या माइनस दिखेगा वहां से हम समझ जाएंगे कि इसके टुकड़े हो गए। फिर जब हम आगे चले तो फिर से मुझे माइनस दिख गया, इसका मतलब फिर से इसके टुकड़े हो गए और ये लास्ट में ये बचा। यानी टोटल यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3 पद। इसका मतलब ये क्या है, त्रिपदी है। यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3, तो ये भी क्या है, त्रिपदी। ये क्या है, 1 2 3, तो ये भी क्या होगा, त्रिपदी होगा। ठीक है, आई होप आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है घात। अब घात किसे कहते हैं, देखो आपके सामने बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। आप इसे देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहां पे 3 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, आपके सामने 3 पद हैं। इस पद में जब आप ध्यान से देखोगे तो जो अचर राशि है वो क्या है, 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। और जो चर राशि है वो क्या है, x यहाँ पे है और एक x यहाँ पर है। तो 2 चर राशियाँ हैं। इन चर राशि में सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ पे 1 यहाँ पर है, यानी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो बताओ सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की है। तो ये इस बहुपद की घात हो जाएगी। यानी आपके सामने जो पद लिखे रहते हैं उनमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी घात किसकी है, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 4x टू द पावर 8, 9x टू द पावर 6, 5x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 10। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसकी घात बताओ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो इसके पास चलो, एक चर ये है, हमें चर राशि की ये घात देखनी है। एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर है। जब मैंने इसकी घात देखा तो मुझे क्या दिखा कि 8 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 10 है। तो जब अपने सभी को एक बार देखा तो सबसे बड़ी घात कौन सी लगी, सबसे बड़ी घात आपको दिखी 10। तो इसकी घात कितनी हो गई, 10 हो गई। बहुत सिंपल सा है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब मैंने बोला कि भाई इसकी घात बताओ, तो आप देखो तुरंत आपके पास चर राशि कहाँ कहाँ है, एक चर ये रहा, एक चर यहाँ पे है। इसकी घात जब आपने देखा तो भाई इसकी घात 2 है और इसकी घात कुछ नहीं है। तो जहां पे आपको कुछ ना दिखे वहां पर आप क्या मान लोगे, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। और भगवान कितने, एक ही भगवान है, जितने भी भगवान वो सभी एक ही तो है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसके पास कोई घात नहीं है, तो इसकी घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, 1 बड़ा है या फिर 2। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे 2 सबसे बड़ी घात है। 3x टू द पावर 10 प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 8 प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 9। अब आपको इसमें इसकी घात बतानी है, तो फिर से हम क्या करेंगे, सबको चेक करते हैं। x की पावर कितनी है, 10, यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ पर कितनी है 8, यहाँ पर कितनी है 6 और यहाँ पर कितनी है 9। तो सबसे बड़ी आपको पावर कहाँ दिख रही है, सबसे बड़ी घात कहाँ दिख रही है, सर यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे बड़ी घात इसकी कितनी हो गई, 10। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 0 इंटू x टू द पावर 10 प्लस 4x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 8 प्लस 7x टू द पावर 6। यहां पर आपको बताना है कि इसमें इस बहुपद की सबसे बड़ी
घात कौन सी है, यानी इस बहुपद की घात क्या है, आपको ये बताना है इस बहुपद की घात क्या है। तो जब हमने इसको ध्यान से देखा तो यहाँ पर कितनी है 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई 10, ठीक है, आपके हिसाब से यही होगी। लेकिन जैसे ही आप 10 पे टिक करोगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसके साथ कौन है, x टू द पावर 10 के साथ कौन है 0 है, ठीक है। और जैसे ही 0 में आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका मान कितना आएगा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे हमने x टू द पावर 10 में 0 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो भाई एक तरह से ये तो 0 हो गया ना, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे तो इसके बाद सबसे बड़ी घात हमको यहाँ पर दिखती है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा 3x टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 8 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 2। अब आपको बतानी है कि इसकी घात क्या आएगी, इसकी घात क्या होगी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इस बहुपद की घात क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, तो बच्चों जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको 2 अंक समझ में आएंगे, एक है गुणा और दूसरा है अंक। यानी क्या गुणांक क्या होता है, गुणांक वह संख्या होती है जिससे हम किसी दूसरी संख्या में गुणा करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4x²। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई 4 का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलोगे x²। क्यों? क्योंकि 4 के साथ आप क्या देख रहे हो, x² ही तो देख रहे हो, यानी आप ऐसे ही से लिख सकते हो 4 इंटू x²। अब यहाँ पे देखो 4 में किसी से गुणा किया गया है, x² से किया गया है, तो यहाँ पे 4 का गुणांक क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब यहीं पे मैंने आपसे पूछ दिया कि x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपसे x² का गुणांक पूछा तो x² में किससे गुणा हुआ है 4 से, तो x² का गुणांक क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा -3x। अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि भाई x का गुणांक बताओ, x का गुणांक क्या होगा, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे 3 बताएंगे, ठीक है। आपका 3 सही भी है, लेकिन आप एक मिस्टेक करोगे, इसके साथ x के बाद किससे गुणा हुआ है -3 से हुआ है, तो यहाँ पे -3 लगना है, यानी साइन को आपको छोड़ना नहीं है, साइन भी साथ में यूज करना है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 3। अगर यही क्वेश्चन होता -x का गुणांक बताओ, अगर यही क्वेश्चन होता -x का गुणांक बताओ, तब यहाँ पे आप लिखते 3, तब आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई -3 का गुणांक बताओ, -3 का गुणांक क्या होगा, तो इसको आप अलग अलग लिख लो ना, -3 इंटू x, तो -3 का गुणांक क्या होगा x होगा, ठीक है। अगर अब मैंने आपसे पूछा 3 का गुणांक बताओ, तो क्या हो जाएगा 3 को छोड़ दो, यानी 3 में किससे गुणा हुआ है, तो आप बोलोगे सर -x से हुआ है, ठीक है। अब यहां तक भी अगर आपने वीडियो को देखा है और गुणांक नहीं समझ में आया तो आपको बिल्कुल सिंपल वे बता रहे हैं, जिस चीज का गुणांक पूछे, जिस संख्या का गुणांक पूछे, आप उसे क्या करोगे छोड़ दो, और उसके अलावा जो भी बचा वो उसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसमें आप देखो यहाँ पर 4 का गुणांक पूछा था, तो 4 को छोड़ दिया मैंने, और 4 को छोड़ने के बाद जो बचा क्या हो गया वही आंसर हो गया। तो 4 को छोड़ने के बाद क्या बचा, यहाँ देखो x² ही तो बच रहा है, तो 4 का गुणांक x²। एकदम सिंपल वे में आप समझ सकते हो।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो जिसका नाम हम लेंगे ना उसी को छोड़ दो। क्या करना है, जिसका नाम ले रहे हैं उसी को छोड़ दो, तो जो बचेगा उसके बाद उसे हम क्या बोलेंगे, उस संख्या का गुणांक बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर को ही छोड़ दो। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे क्या बचेगा, आपके पास 4 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बोला कि x का गुणांक बताओ, मैंने क्या बोला, x का गुणांक बताया, तो भाई x को छोड़ दो ना, जिसका गुणांक पूछेगा उसी को छोड़ दो। तो मैंने बोला x का गुणांक बताओ, तो भाई x को छोड़ दो, क्या बचा, 3 बचा, आंसर हो गया, सिंपल सा। मैंने बोला -x का गुणांक बताओ, तो आप जिसका मैंने पूछा उसको छोड़ दो, यानी इस बार हमने किसका पूछा है, x का पूछा है और माइनस का, यानी -x का, तो माइनस और x को छोड़ दो, तो माइनस को भी हम छोड़ देंगे और x को भी छोड़ देंगे, तो क्या बचा, 3 आंसर हो गया। फिर मैंने पूछा कि -3 का गुणांक बताओ, -3 का, इसको हम लिख देते हैं फिर से, -3 का, तो हमने क्या बोला, जिसका गुणांक पूछे उसी को छोड़ दो। तो यहाँ पे -3 का पूछ रहा है, तो माइनस को छोड़ दो और 3 को छोड़ दो, तो मैंने माइनस को छोड़ दिया, मैंने 3 को छोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास, x, तो x हो गया। इसके बाद मैंने पूछा कि भाई 3 का गुणांक बताओ, तो हमने क्या देखा, 3 को छोड़ दो, जिसका मैंने पूछा उसी को छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। 3 के जब हमने पूछा तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे x, तो ये क्या हो गया, -x का आंसर हो गया। आई होप आपको इन 2 एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको होमवर्क के रूप में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने यहाँ पे लिखा -4xyz, आपको बताना है xyz का गुणांक। इसके बाद आपको बताना है xy का गुणांक। इसके बाद आपको बताना है -4 का गुणांक, -1 का गुणांक, x का गुणांक और साथ में आपको xy का गुणांक। आपके सामने मैंने इन 5 क्वेश्चंस को लिखे हैं जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो उस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।